गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एक समान त्वरण से चलती हुई वस्तु के लिए गति के समीकरण, यानी ग्राफिकल मेथड से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस कल ड्राइव की थी। ठीक है, 3 इक्वेशंस थी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नेक्स्ट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वन जो थी वो थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस। ओके, आज हम इससे थोड़ा से आगे चलते हैं। तो आज हम 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पे डिस्कस करेंगे। 2-3 टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं, देखिए जो कल हमने किया था, हमने क्या किया था? अगर कोई इस तरीके से गति कर रहा है, इसके लिए हमने इक्वेशन निकाला था स्ट्रेट लाइन में। अब सपोज दैट देखिए इस तरीके से कोई गति कर रहा, ठीक है, हमने ऊपर फेंका, या यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और यहाँ से ये गेंद नीचे गिर रही है। ठीक है, ये बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर कोई गति हो रही है, तो इसे ऐसी गति को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति। ठीक है, इसमें एक सीधी लाइन में हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हम मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन आज किस पे डिस्कस करेंगे हम? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। तो देखिए ये भी क्या है? सीधी रेखा में ही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता, कैसे? आपने किसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर उछाला, ठीक है, या आपने बिल्डिंग की छत पे से गेंद को छोड़ा, तो गेंद क्या हो गई? नीचे गिरेगी। तो जब गेंद नीचे गिर रही है तो आप तो उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर कौन फोर्स लगा रहा है? पृथ्वी उस पर अट्रैक्शन लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। तो वहाँ पे कौन सा त्वरण काम करता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब काम होता है, त्वरण होता है, उसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। दिस इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तो यहाँ जब एक्स एक्सिस में था तो हम क्या कर रहे थे? खुद एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है तो उसमें त्वरण क्या आ जाता है? इतना। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करते जाइए, तो क्या आ जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। नेक्स्ट हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति। कोई मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा। मुक्त रूप से का मतलब फ्री फॉल का मतलब है आपने ये गेंद छोड़ी और ये खुद ब खुद नीचे आ रहे, तो मुक्त रूप से गिर रही है, तो उस समय आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में इस गेंद पर कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का जो नेचर है क्या है? गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है उसका नेचर क्या है? अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, नीचे गिर रही है। अब अगर हम इसके विपरीत इसको ऊपर की ओर ले जाएं, तो इस कंडीशन में जो g की वैल्यू है वो -g से रिप्लेस कर देंगे। किस में? इसी इक्वेशन में। तो तब ये हो जाएगा, इस कंडीशन में ये हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी
s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड लास्ट वन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gS। यानी देखिए हम क्या कर रहे हैं, कोई फ्री फॉल हो रहा, मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है और किसके अंतर्गत गिर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गिर रहा है। तो उस समय जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है इसमें ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से, ठीक है। और जब यही काम हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसे जी के विपरीत जा रहा है, तो उस समय किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस जी से। तो इस तरीके से आपको गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो गति होती है उसके लिए इक्वेशंस मिल गई। ओके, तो इससे आप इस पे आधारित न्यूमेरिकल अब सॉल्व कर सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई गेंद गिर रही है, 5वीं मंजिल तक गिरी, 7 मंजिल की बिल्डिंग है, 5वीं तक गिरी, प्रत्येक मंजिल के हाइट 15 फीट है, तो उसका वेलोसिटी बताइए, टाइम बताइए, उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बताइए। तो इस तरीके से आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो ये तो था आज पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। अवरोधन इसको हिंदी में कहते हैं, अवरोधन दूरी किसकी, वाहनों की अवरोधन दूरी क्या होती है, ठीक है। इस पे हम अब डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। ये कोई कार है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अचानक सडनली इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ भी आ सकता है, और इसने ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक किया यानी मंदन दिया, ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ पे इसने लगाया इस पे ब्रेक, और गाड़ी क्या हुई, यहाँ पे जाके रुकी। समझ रहे हैं आप, एक कार चल रही थी, सडनली इसने ब्रेक अप्लाई किया किसी भी कंडीशन से, और कार कहाँ पे रुकी, कुछ दूरी आगे जाके। तो जो ये डिस्टेंस इसने ब्रेक अप्लाई करने के बाद कवर की है, इसको ही स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अवरोधन दूरी कहते हैं। समझ गया आप, कैसे निकालेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पर जो ये कार है, जब ये यहाँ पे चल रही थी तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, चल रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी u कुछ भी हो सकती है, 20 पे चल सकते हैं, 40 पे, 50 पे, 60, जितनी इसकी स्पीड उस समय होगी उतने u की वैल्यू हो जाएगी। सपोज दैट इसने यहाँ से यहाँ तक ds डिस्टेंस कवर की रुकने से पहले, और यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि यहाँ पे जाकर के ये क्या हो गई, रुक गई। तो जब ये रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। अब देखिए जो ये अवरोधन दूरी है ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अवरोधन दूरी। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, v इक्वल टू 0 फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि क्या हो गई, कार रुक चुकी है, u स्क्वायर इक्वल टू जो भी इसकी वेलोसिटी हमने से इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया है, प्लस 2 कांस्टेंट है। a क्या आएगा यहाँ पे, जब इसने ब्रेक दिया तो a क्या है यहाँ पे, मंदन है। a क्या है, मंदन है, रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये रोक रहा है, यानी ये नेगेटिव a है। और जो s है हमने किससे डिनोट किया इसको, ds से। तो आगे से लिखें, ठीक है। ये क्या आ गया, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a ds। रीअरेंज कीजिए, 2a
डी एस इक्वल टू यू स्क्वायर एंड डी एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ एनी व्हीकल। कोई भी व्हीकल है उसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इसके इनिशियल वेलोसिटी पे। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी के भी क्या, स्क्वायर पे। ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना अधिक होगा। अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे किसी ने ब्रेक लगाया तो उसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी। किसके कंपेयर, अगर कोई 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है तो ये स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ये उतना ज़्यादा होगा। यानी आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा है, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी उतनी ज़्यादा दूर जा कर के रुकेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस या अवरोधन दूरी का। इसके बाद थर्ड है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे कहते हैं प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम, और हिंदी में से कहते हैं प्रतिक्रिया काल। क्या होता है, पहले बता दूं कि ये जो प्रतिक्रिया काल है ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, परिस्थितियों पे। अब प्रतिक्रिया काल क्या है, देखिए एक कार चल रही थी, सडनली इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई बच्चा आ गया, कोई जानवर आ गया, कुछ भी आ गया, और इसने क्या किया, ब्रेक लगाया। ब्रेक ही लगाएगा तो देखिए जैसे ही इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया और इसने जब ब्रेक अप्लाई किया तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा वो क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम या प्रतिक्रिया काल। यानी घटना घटने और उस पे जो अनुक्रिया है उसको करने के बीच के समय को रिएक्शन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किस पर डिपेंड करेगा, परिस्थिति पे, दूसरा व्यक्ति विशेष पे। यहाँ पे परिस्थिति मतलब सडनली कितने दूर आया, कितने पास आया ऑब्जेक्ट, उससे भी डिपेंड करेगा। या फिर परिस्थिति मतलब कार की स्पीड कितनी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा जो ड्राइवर है वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति विशेष पर भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन टाइम कितना होगा, अधिक होगा या कम होगा। कईयों का माइंड बड़ा शार्प होता है, बहुत क्विक कर लेते हैं, और कई बहुत स्लो कर लेते हैं, उनको टाइम लगता है। तो स्पीड पे मतलब जो परिस्थितियां हैं और जो व्यक्ति विशेष है उस पर डिपेंड करता है रिएक्शन टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन टाइम अगर कहीं पे आ रहा है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या वो चीज़ होती है। तो क्या हुई रिएक्शन टाइम, कोई घटना घट रही है, ठीक है, और उसके प्रत्युत्तर में अनुक्रिया जो हो रही है, मतलब जो आप रिएक्शन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो टाइम है दैट इज़ द रिएक्शन टाइम। ओके, अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। आपने क्या किया, अपने एक दोस्त को कहा कि आप अपनी जो है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दो फिंगर आपने लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड को कहा ये फिंगर ऐसे रखो और इसमें स्केल को इस तरीके से नीचे छोड़ दो। ओके, तो उसने जैसे ही स्केल को नीचे छोड़ा, आपने क्या करना है, इसको नीचे से पकड़ लेना है। समझ रहे हैं आप? आपने अपने दोस्त को कहा कि स्केल को अपने फिंगर्स के बीच से इस तरीके से छोड़ दो, या फिर आप किसी और पैमाने पे भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल है जो आप कर सकते हैं। स्केल छोड़ी और आपने क्या की, पकड़ ले। जैसे ही उसने स्केल छोड़ी वैसे ही आप पकड़ने के लिए तैयार हैं। करते हैं ना ऐसा गेम आप लोग, गेंद छोड़ते हैं या कुछ छोड़ते हैं तो दूसरा पकड़ने के लिए तैयार रहता है कि इसने छोड़ी यार मुझे ये पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, ये गुरुत्व त्वरण के अधीन गति करेगा। जैसे ही ये नीचे जाएगा किसके अंतर्गत गति करेगा, गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत गति करेगा। ठीक है, और आपने इसको पकड़ लिया। तो जब आप इसको पकड़ेंगे तो इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस आपको मिल जाएगी d, ठीक है, और आपको इसमें टाइम मिल जाएगा t। इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पैमाना, पैमाने का मतलब है स्केल। ठीक है, स्केल जब फ्रीली गिर रही है, फ्रीली यानी मुक्त रूप से नीचे फ्लो हो रही फ्रीली, ये स्केल हमने ली और इसको
नीचे डाला और दूसरे ने पकड़ दिया, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि रुकी हुई थी। जैसे ही ये नीचे गिरी आपने इसको पकड़ लिया, तो सपोज दैट इसने डिस्टेंस कवर की d और टाइम लिया इसने इसमें t, तो आप इसको इक्वेशन में रख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, s की जगह हमने यहाँ पे लिया है d, u कितना है 0 प्लस हाफ g, किसके अंतर्गत गति कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किया। तो g और टाइम कितना लिया इसने, टी स्क्वायर। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम यहाँ से t कितना आ गया, 2d अपॉन g विद अंडर रूट साइन। ठीक है, तो ये आया आपके पास रिएक्शन टाइम t इक्वल टू अंडर रूट 2d अपॉन g। तो इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जो है न्यूमेरिकल दिया है और आपको कहा है कि रिएक्शन टाइम निकालिए, तो आप अंडर रूट ट्वाइस डी अपॉन जी, जी क्या हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे कर रहा है, डी पे, और डी क्या है, स्केल के द्वारा चली गई डिस्टेंस पे। ठीक है, वैसे जो रिएक्शन टाइम है ये परिस्थितियों पे और व्यक्ति के क्या है, डिपेंड है, उसके नेचर पर, उसके बिहेवियर पे डिपेंड होता है, बट न्यूमेरिकल में आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए, बट ये तीनों टॉपिक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे नीट का दीजिए, और उससे पहले आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो जहाँ भी आप देंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट की थी ग्राफिकल मेथड से, एंड दीज आर द, ये थी वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्टेंस है। अब हमने इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस को किसके अंतर्गत लगाया, जब कोई वस्तु फ्रीली मुक्त रूप से गिर रही है ऊपर से और गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रही है। ठीक है, तो जब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रही है, नीचे की ओर आ रही है तो g प्लस, और ऊपर की ओर जा रही है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का काम क्या है, नीचे खींचना, अट्रैक्शन का फोर्स, तो वहाँ पे प्लस होगा, वो काम कर रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो यानी उसके विपरीत जा रहा है, इसलिए वहाँ पर हमने इसे माइनस लगाया। तो सिंपल a को आपने g से क्या कर लेना, रिप्लेस कर देना। प्लस कब आएगा, जब वस्तु नीचे की ओर आएगी, और माइनस कब आएगा, जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। नेक्स्ट इसमें था अवरोधन दूरी। तो जब कोई वाहन पे ब्रेक लगता है, चलते हुए वाहन पे कोई वाहन चल रहा है, व्हीकल्स चल रहा है, और उस पर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद और एक्चुअल में जहाँ पर वो व्हीकल रुकता है उसके बीच की डिस्टेंस को वाहन के अवरोधन दूरी कहते हैं। या इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी व्हीकल द्वारा ब्रेक लगाने के बाद उसके रुकने तक उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को आप स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। और ये डिपेंड करता है, ये कितना निकला आपका, डी एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, ए जहाँ क्या एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी डी एस उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा तेज़ वाहन चल रहा होगा, व्हीकल चल रहा होगा, वो उतने ज़्यादा दूर जा कर के रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या है, कोई घटना घटने पर, अगर कोई वाहन गति कर रहा है और कोई घटना घटने पर उसकी अनुक्रिया देने पर, उसके रिएक्शन देने के बीच जो टाइम लगता है उसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। ये डिपेंड करता है परिस्थिति पे और व्यक्ति विशेष पर। ठीक है, बट बावजूद इसके हम इसे इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये था आज का आपका डिस्कशन। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको एक सजेशन है, आप इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिएगा। आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
अब मिलते हैं फिर नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, ठीक है? ओके एंड थैंक यू।